नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको समझाएंगे, उसको लिखाने का इरादा नहीं है। और फिर समझने के बाद कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है वो हम लोग लिख लेंगे। न्यूक्लियर फोर्स, तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा देख लीजिए। कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कैसे आया, कैसे लोगों को पता चला कि एक फोर्स है जिसको बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। ये हमने न्यूक्लियस बनाया है, काफ़ी बड़ा बना लिया है। आपको पता है ये बहुत छोटा होता है, ये न्यूक्लियस है। एटम नहीं बनाया, न्यूक्लियस को बनाया है। तो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स में चाहे आप प्रोटॉन्स की बात करो चाहे न्यूट्रॉन्स की बात करो, कंबाइंड वे में यू कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो P फॉर प्रोटॉन एंड स्मॉल n फॉर न्यूट्रॉन्स। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इनके बीच में, भाई न्यूक्लियस की रेडियस निकली है 10⁻⁻15 मीटर। तो सोचने वाली बात है कि प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के पास में इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए, और वो भी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है दोनों के बीच की। जब ऑलरेडी न्यूक्लियस ही बहुत छोटा सा है तो इसके अंदर जो पैक में प्रोटॉन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस तो और कम होगा। तो फार्मूले में आप लिखोगे चार्ज चार्ज अपॉन में बहुत छोटी सी डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये अगर छोटा होगा तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन लगेगा तब तो फिर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल करके एक दूसरे को दूर करना चाहेंगे, और इस प्रोसेसिंग में तो फिर न्यूक्लियस तो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम करने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर ज़बरदस्त पॉइंट है वो डिस्टेंस का है। ये डिस्टेंस बहुत कम है, और अपॉन में डिस्टेंस अगर कम होगी r², ये r अगर कम होगा तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कि आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ होता है, चार्ज वर्सेस चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो ये तो बहुत स्ट्रांग है। और इस स्ट्रांग रिपल्सन की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को डैमेज करेंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस को डैमेज करेंगे। और अगर ऐसा होगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, और न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो एटम का क्या होगा, और मटेरियल ही आपका अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन रिवर्स इसका देखो, न्यूक्लियस कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम करने वाले रिपल्सन फोर्स का क्या हुआ, क्योंकि रिपल्सन फोर्स क्या करेगा, उनको दूर दूर करना चाहेगा, तो आपका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपका न्यूक्लियस सब जानते हैं स्टेबल है। तो ऐसा कौन सा अप्रोच है, ऐसा कौन सा विज़न है कि हम यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात भी कर लें और ये भी समझाने में कामयाब हो जाएं कि देखो भाई न्यूक्लियस इसलिए स्टेबल है। तो एक नया फोर्स डिस्कवर हुआ जिसका नाम था न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स के जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो काम करने वाला रिपल्सन नेचर का इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर वही अकेला है तो प्रोटॉन को अवे होना चाहिए, न्यूक्लियस डैमेज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। इससे पता चलता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कोई ना कोई फोर्स और भी है जो इस इलेक्ट्रिक फोर्स से भी क्या ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब लोगों ने इस फोर्स के बारे में सोचना शुरू किया तो वो फोर्स जो था उसका नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स ये विज़न आ चुका था। अब इसके बारे में लोग जानने की कोशिश करने लगे कि ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो अब यहाँ से आपकी हेडिंग है कि न्यूक्लियर फोर्स, और जानेंगे ये क्या होता है, ठीक है ना। जब इसके बारे में इंफॉर्मेशंस आने लगी तो पता चला ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता।
यानी कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी लगेगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा। और ये हमेशा किस नेचर का होता है? अट्रैक्शन वाली नेचर का होता है। ठीक है, तो अब प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन के बीच में बहुत स्ट्रांग जो है वो अट्रैक्शन फोर्स है, और जब वो बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स है तो प्रोटॉन प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इससे क्या करेगा? हार जाएगा, और इस तरीके से न्यूक्लियस क्या रहेगा? स्टेबल। फिर और जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू r की पावर 7 है, यानी तुम्हारे इलेक्ट्रिक फोर्स में r की पावर क्या है? 2 है, और यहाँ पे क्या है? r की पावर 7। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में r की पावर 2 लिखोगे, r छोटा होगा तो ये क्या होगा? बड़ा होगा, और न्यूक्लियर फोर्स में r की पावर 7 है, r छोटा होगा तो ये बहुत बड़ा होगा। क्लियर ये बात? तो इस तरीके से न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सब चीज़ें धीरे धीरे कलेक्ट होने लगी। और सबसे पहले कि न्यूक्लियर फोर्स इज ए फोर्स जो कि काम करता है कहाँ पर? बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में काम नहीं करेगा, ये केवल न्यूक्लियॉन्स में काम करेगा। जब मैं बोलूँगा बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स तो प्रोटॉन प्रोटॉन में काम करता है, यस। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में काम करता है, यस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में काम करता है, यस। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब हो गया ये न्यूक्लियस के अंदर ही आपको मिलेगा, ये आपको न्यूक्लियस के बाहर नहीं मिलेगा। ये पता लगा लिया गया है कि अगर डिस्टेंस 10 फर्मी से ज़्यादा हो गई, जैसे न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 फर्मी से ज़्यादा हो गई, 10 फर्मी से ज़्यादा हो गई, तो ये वाला फोर्स वहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर इस फोर्स को आपको एक्शन मोड में रखना है तो जो सबसे सूट करने वाली जो रेंज है वो है बिलो द 1 फर्मी। अगर आप चाहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत अच्छे से अपनी पूरी ताकत के साथ इफेक्टिव हो तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको तब मिलेगी जब न्यूक्लियॉन्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो? 1 फर्मी से बराबर या उससे क्या हो? कम हो। अगर आपने 1 फर्मी से ज़्यादा किया तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कमज़ोर होने लगेगा, और 10 फर्मी तक तो ये हार नहीं मानेगा न्यूक्लियर फोर्स। 10 फर्मी तक की जो डिस्टेंस है वहाँ तक भी ये मैनेज करेगा कि भाई हम रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप 10 फर्मी से ऊपर जाते हैं तब ये फोर्स क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, फिर ये काम नहीं करता। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी न्यूक्लियर फोर्स। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा न्यूक्लियर फोर्स में, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज को अंडरलाइन कर लेना। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज को अंडरलाइन कर लो। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स एंड बिकम strongly effective. Nuclear force is short range force and become strongly effective. उसके आगे strongly effective आगे लिखो less than or equal to 1 फर्मी। 1 फर्मी means 10 की पावर नेगेटिव 15 मीटर। strongly effective less than or is equal to 1 फर्मी, फुल स्टॉप। बियॉन्ड 10 फर्मी, फुल स्टॉप के बाद बियॉन्ड 10 फर्मी, दिस फोर्स बिकम, बियॉन्ड 10 फर्मी दिस फोर्स बिकम 0। बियॉन्ड 10 फर्मी दिस फोर्स बिकम 0। पॉइंट कंप्लीट हुआ। यानी सबसे अच्छा रिस्पांस कहां मिलेगा? 1 फर्मी या 1 फर्मी से कम पर। 1 फर्मी से 10 फर्मी तक भी ये अपने आप को दिखाएगा, लेकिन 10 फर्मी से जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट पर आ जाओ भाई। अब आप न्यूक्लियस के बाहर की बात आप ऐसे समझो कि एवरेज जो रेडियस है, जो एवरेज रेडियस है वो कितनी है?
10⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻15 मीटर, तो 10 फर्मी का मतलब क्या हो गया, 10⁻14 मीटर। यानी कुछ न्यूक्लियस ऐसे होंगे जिनका रेडियस कितना होगा, 10⁻15 मीटर, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनका की रेडियस कितना होगा, 10⁻14 मीटर। तो 10⁻14 मीटर क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे न्यूक्लियस में भी ये काम करेगा, बट उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियस इससे भी ज़्यादा का है, 10 फर्मी से, 10 फर्मी का मतलब क्या हो गया, 10⁻14 मीटर, तो ऐसे न्यूक्लियस जिनका की साइज 10⁻14 मीटर है, यानी 10 फर्मी है, तो ये वहां तक भी काम करता है। सबसे बेस्ट क्या है, 1 फर्मी, 1 फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर या उससे कम। लेकिन जो न्यूक्लियस 10 फर्मी तक के होते हैं वहां पर भी ये काम करता है, लेकिन जो इससे भी ज्यादा है फिर वहां पर ये काम नहीं करता। तो यही बात हमारी जो आज की ये डिस्कशन चल रहा है, यही बात हमको जब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी तो हम डिके के बारे में पढ़ेंगे तो नया ही विजन आएगा कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो स्टेबल हैं, जिनके न्यूक्लियस स्टेबल हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि डिके होते रहते हैं, बस आप उनको लेकर के रख दीजिए और वो अपने आप क्या होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। क्यों डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इफेक्टिवली काम नहीं करता। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट पर आइए। सेकेंड नंबर पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स बोर्ड पर देखिएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r⁷, कॉमा लगाइएगा बाद में, और r इज इक्वल टू है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज r, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो सेकेंड नंबर पॉइंट हो गया, जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो प्रोपोर्शनल टू 1/r⁷ है। तीसरे पॉइंट पर आइए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे ये स्टेटमेंट आया कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो ये कहा गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो लोगों के दिमाग में ये जो है कंफ्यूजन आ गया कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जिसको तुम न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हो। कैलकुलेशन किया गया तो पता चला कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से 1040 टाइम्स क्या है, ज़्यादा, यानी 1040 गुना क्या है, ज़्यादा है। तो आपने जो लिख रखा है कि न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर, उसके आगे फुल स्टॉप करके लिखें, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, कॉमा 1040 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। 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 ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप लिखना तो ब्रैकेट में F और साथ में G लिख लेना। तो कहीं आपको इस पॉइंट को देख करके ऐसा ना लगने लगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स यही होगा। तो आपने बताया कि ये वो नहीं है, बल्कि उससे तो काफ़ी बड़ा फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए भाई। अब ये पता लगाया गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है और किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। कौन सा नंबर है पॉइंट का? 4th नंबर पॉइंट।
न्यूक्लियर फोर्स इज के आगे चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब ये मत सोचना कि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, चार्ज अगर कम होगा तो ये कम हो जाएगा। चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। देखो जबरदस्ती में न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम F से लिखें, न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम F से लिखें और प्रोपोर्शनल का साइन लगाएं और चार्ज को अगर हम Q से लिखें तो जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अगर प्रोपोर्शनल लगा दिया तो पावर कितनी हो जाएगी? 0। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज से इंडिपेंडेंट है। न्यूक्लियर फोर्स इज independent of interaction of nucleon nature, nucleons nature। जो लिखा हुआ है बोर्ड पर अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स नेचर? मतलब न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये मत सोचना कि प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में ये ज़्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कम होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और ज़्यादा होगा। इसको इससे मतलब नहीं है। ये न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन के बीच में काम करता है, फिर वो न्यूक्लियॉन कोई भी हो। क्लियर है बात? तो यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम करने वाला न्यूक्लियर फोर्स अगर F1 है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करने वाला न्यूक्लियर फोर्स अगर F2 है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में काम करने वाला न्यूक्लियर फोर्स F3, और कोई आपसे पूछे बताओ कौन ज़्यादा है, तो आंसर होगा क्या है? बराबर है। तो ये आपका हो गया सेकेंड नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट का सेकेंड सब पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स नेचर। पांचवा ध्यान दें इधर, जब ये पता चल गया कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियॉन्स नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियॉन से बस इतना ही काफी है, तो ये डिपेंड किस पर करता है? तो न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स जो है स्पिन मोशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे ये हमारे पास में प्रोटॉन है और ये एक और प्रोटॉन है। प्रोटॉन, ये तो पता ही है ना कि प्रोटॉन स्पिन मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन भी स्पिन मोशन करता है और न्यूट्रॉन भी स्पिन मोशन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है, प्रोटॉन स्पिन मोशन करता है, न्यूट्रॉन भी स्पिन मोशन करता है। तो अगर इन दोनों प्रोटॉनों के स्पिन मोशन पैरेलल है, हैविंग पैरेलल स्पिन मोशन, इसके बाद में हमने फिर एक एग्जाम्पल लिया, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, और इन दोनों प्रोटॉनों का, भाई बहुत सारे प्रोटॉन है वहां पर, तो इस वाले प्रोटॉन का उस वाले प्रोटॉन के साथ स्पिन मोशन कैसा है? तो किसी के साथ पैरेलल होगा तो किसी के साथ कैसा होगा? एंटी पैरेलल। अब यहां पर जो है इनके पास में एंटी पैरेलल वाला स्पिन मोशन है, एंटी पैरेलल वाला स्पिन मोशन। तो देखने में आता है पैरेलल वाले स्पिन मोशन में न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, जबकि एंटी पैरेलल के केस में कैसे होते हैं? कंपैरेटिवली कम स्ट्रॉन्गर होते हैं। यहां से न्यूक्लियर फोर्स दो तरीके के हो गए, स्ट्रॉन्ग वाले और वीक वाले। वीक वाले का मतलब ये मत समझ लेना कि ये तो अब उससे भी कम हो जाएंगे। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ये बड़े ही होंगे, लेकिन जब न्यूक्लियर फोर्स आप पैरेलल स्पिन मोशंस की बात करोगे तो स्ट्रॉन्गर होते हैं, और एंटी पैरेलल स्पिन मोशन की बात करोगे तो वीकर होते हैं। अब वो चाहे प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन का स्पिन मोशन आप देखें, या न्यूट्रॉन वर्सेस न्यूट्रॉन की बात करें, या प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन की बात करें, या प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन की बात करें, तो न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट, और स्पिन डिपेंडेंट के बाद फॉर पैरेलल स्पिन मोशन, फॉर पैरेलल स्पिन मोशन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स, और फॉर एंटी पैरेलल
फॉर एंटी पैरेलल स्पिन मोशन वीकर न्यूक्लियर फोर्स। नोट करिए 4th नंबर पॉइंट और 5th नंबर पॉइंट।